गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर, क्लास 7 साइंस बेटा हिंदी मीडियम का चैप्टर करने जा रहे हैं। सेकंड, प्राणियों में पोषण। फर्स्ट में किया था हमने पादपों में पोषण, अब सेकंड है प्राणियों में पोषण। ठीक है, अब ये चैप्टर है आपकी स्क्रीन पे, ये देखें। ओके, देखो इसमें आ रहा है, आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादप यानी कि पौधों में पौधे होते हैं। ठीक है, अपना भोजन किससे करते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण से स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनका घर है, चूल्हे हैं, वही कुछ जैसे कि ये खाना बनाते हैं हम उस पर, वो बर्तन है, ऐसा नहीं है। वो किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना हम भी प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाए, हम तो भी पकाएंगे खाएंगे। पहले जैसे गेहूँ होते हैं उनको पिसवाएंगे, फिर आटा बनता है, आटे को गूंथते हैं, तब उसकी रोटी बनती है और उसको पका के तब खाया जाता है। ऐसे थोड़ी ना आटे को भी ऐसे ही खा जाएंगे, तो एक प्रोसेस है। ठीक है, प्राणी जगत में प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। पौधों से क्या क्या मिलता है? बहुत सारी फल फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और वो जो ये गेहूँ लगते हैं, मक्का लगती है, ये भी तो एक पौधा ही होता है, पौधे पे ही तो निर्माण होता है उसका भी, आपने देखा होगा। उसके आगे चलते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं भाई पत्तों को ऐसे ही खा जाते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, ऐसा भी है। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों ही खाते हैं, दोनों चीज़ों को खाते हैं। यानी कि याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि क्या है? सम्मिलित यानी सन्निहित है, यानी कि है उसमें। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य या भोजन के अनेक संगठक है, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। यानी कि बहुत सारे हैं, अब पढ़ते हैं आगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे ही इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना क्या बेटा आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दर्शाया गया। ये रहा, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होने या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, यानी कि छोटे छोटे समूहों में। तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जो इसका प्रक्रम है यानी कि जो क्रिया चलती है, प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, अब खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। कौन कौन सी विधियां? ये देखें। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी, मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। यानी कि क्या होते हैं? वो अपने शिकार होता है उसको, अजगर होता है, वो कभी भी वो चबा के थोड़ी ना खाते हैं, वो तो निगल जाते हैं और वो कई महीने तक फिर इसको अपने अंदर ग्रहण अंदर ही रहता है, उसको फिर अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। ऐसा भी है भाई, छान छान के बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? ठीक है, जैसे कि घोंघा का आहार और प्रकार कौन सा है, विधि कौन सी है? चींटी का, चील का, मरमर का, पक्षी का, इन सब। ठीक है, आहार की विधि देखो। छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी और चूषण इत्यादि, इनमें से छाट के लिखना है। अब चलते हैं आगे। एक अद्भुत सत्य है बेटा। स्टार फिश होती है, मछली होती है स्टार फिश, ठीक है, जिसको तारा मछली के नाम से भी क्या जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। ये जो कठोर होते हैं उनको आहार बनाती है, अपना खाना बनाती है। यानी कि कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय
वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। ठीक है। अब देखेंगे 2.1 में, देखो स्टार फिश दे रखी है हमें, ये होती है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम मानव में पाचन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, कौन सा क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचे भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को क्या है, विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, ये देखो। फर्स्ट है मुख गुहिका, सेकंड है ग्रास नलिया ग्रासिका, थर्ड अमाशय, फोर्थ नंबर पे शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, और फिर विद्यांत यानी कि बड़ी आंत। पहले छोटी आंत फिर बड़ी आंत। ठीक है, जो मलस्य से जुड़ी है। तथा फिर आता है मलदारी अथवा गुद्दा कहते हैं जिसको। तो ये क्या है, बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाचन नली का निर्माण किस प्रकार या किन के द्वारा किया जाता है, तो ये सारे पार्ट्स इसके आएंगे आंसर्स में। ठीक है। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है, यानी कि वो पचता जाता है। कहीं पे कुछ होता है, एक क्रिया होती है प्रक्रिया के तहत। अमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस श्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, यानी कि जो कठोर से क्या कोमल बना देते हैं। ठीक है। एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि पाचन की प्रक्रिया करती है। अब ये मानव का क्या है बेटा, पाचन तंत्र है पूरा। लिखो सबसे पहले क्या है, मुख गुहिका, इससे कुछ खाते हैं, फिर लाला ग्रंथि में जाता है वो। ठीक है। उसके बाद ग्रासिका से, फिर यकृत, फिर पित्ताशय या आमाशय होता है, फिर अग्नाशय। ठीक है। फिर शुद्रांत्र, फिर बृहदान्त्रांत्र, फिर मलाशय में, फिर गुदा में। ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। इस स्ट्रक्चर को बेटा ध्यान से देख लें। ठीक है। स्ट्रक्चर है मानव पाचन तंत्र का। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है। मुख एवं मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है। क्या होती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। फिर आते हैं, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं बेटा, पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गृत्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा अनेक कार्य भी भिन्न हैं, उनके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए तो ये कहना चाह रहा है कि जो दांत हैं उससे हम खाना चबा के खाते हैं। ऐसा तो है नहीं, रोटी को ऐसे ही निगल जाएंगे, सब्जी को ऐसे निगल जाएंगे, दांतों से उसको पीस में छोटे छोटे कर लेते हैं, चबा के खाते हैं। और हमारे जो दांतों के प्रकार हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। किसी के कैसे दांत होते हैं, किसी के कैसे दांत होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। और सभी इसी प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। अपने अब क्रियाकलाप 2 पे आते हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए कि ऐसे अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने या वेदन और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को आप पहचानिए। ठीक है। जो चबाने में पीसने के काम आते हैं। 2.2 सारणी में अब होते हैं, अब पढ़ेंगे ये। ठीक है। हमारे मुख में क्या होती है, देखो अब ये दांतों की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। ये होते हैं देखो कतरक। ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं।
4 टाइप के दांत होते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है बेटा? लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये इसका पता लगाएं। ठीक है, अब ये देखें छोटी सी नीचे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हाँ जी बिल्कुल। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है। हाँ जी। तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं, जो 8 साल से पहले टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, उन जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। अब जो 8 साल के बाद दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा फिर वृद्धावस्था में भी ये प्राय गिरने लगते हैं। उससे पहले अगर किसी के टूटने लगते हैं तो उसको कुछ बीमारी होती है, कुछ शरीर के टेम्परेचर में ऐसा कुछ बदलाव होता है जो चेंजिंग होती है, उसके कारण होता है। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 2.3। 2 प्रखनलियाँ लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। प्रखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख से में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी प्रखनली बी में लीजिए। दोनों प्रखनलियों में 3-4 ml जल डालिए। अब दोनों प्रखनलियों में आयोडीन की विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। उनका प्रशिक्षण क्या कीजिए। आप प्रखनली ए तथा बी में अंतर देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, प्रखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों के चर्चा अपने मित्रों अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मन को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, अब जीभ क्या? हमारी जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के ऊपर तल से जुड़ी होती है, अटैच होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत या भोजन में लार का होता है। ठीक है, अब ये प्रखनली देख लें आप दोनों, ये रही उदाहरण। ठीक है, ये प्रखनलियाँ और ये है मिठाइयाँ और दंत शय। ठीक है, उसके बारे में। अब जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र यही हैं, 3 होते हैं। ओके, खट्टा मीठा और कड़वा। लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हम स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के क्या बेटा स्वाद का पता चलता है। ठीक है, स्वाद कलिकाओं की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। ओके जी, अब ये क्रियाकलाप हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये देखें, भोजन नली क्या, ग्रसिका क्या है? निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है, जो कि चित्र 2.2 में ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर करता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। इसके बाद विषय के कारण सोचिए, अपने अभिभावकों या अध्यापकों से इसकी क्या कीजिए बेटा, चर्चा कीजिए। अब ये आमाशय, ग्रसिका और भोजन। आमाशय बेटा, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना। कैसी है? थैलीनुमा संरचना एक या चपटा एवं जे की आकृति का होता तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। ठीक है, आमाशय का आरंभिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को तरल पदार्थों में विघटित करता है, यानी कि छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ता है। अब क्षुद्रांत्र क्या है? क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत अग्नाशय के स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, यानी कि निकलते हैं। ठीक है,
यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदय के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो कौन है? यकृत। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, ये सेकंड नंबर पे है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन एवं शुद्रात से निचले भाग में पहुंचता है। आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल संकरा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा वसामल ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब एक ही छोटा सा नोट है, ये पढ़ते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? विलक्षण घटना के द्वारा। सन 1822 में एलेक्सिस शैट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से क्या हो गया था बेटा? घायल हो गया था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था। अमाशय से एक छिद्र हो गया था। उसे विलियम्स ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने क्या किया था? पास ले जाया गया था। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रशिक्षण किए। न्यूमोंट ने देखा कि अमाशय भोजनों का मंथन कर रहा है, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय शुद्रात में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब शुद्रात में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रात की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्रात की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसाकुंकर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदात्र में भेज दिया जाता है। अब बृहदात्र क्या होता है? देखो ये क्या होता है। शुद्रात की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में होता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाली शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुंगाली करते रहते हैं जब वे खाना खा रहे हों। ठीक है, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय को 4 भागों में बटा होता है। किस किस में बेटा? रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोम मंथन कहते हैं, यानी कि जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, रूमिनेंट अथवा रोमंथी भी कहते हैं। घास में सेलुलस की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु हिरन आदि के रूमेन में सेलुलस का
पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलस का पाचन नहीं कर पाते। ओके, जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत और वृद्धांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलस का पाचन यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब तक आपने उन जंतुओं के विषयों में पढ़ा होगा जिन्होंने पाचन तंत्र पाया है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिन्होंने न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि उसमें क्या क्या होता है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है जिन्हें पदाभाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इन्हें भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ठीक है, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। ट्रांसफर कैसे होता है। अब अमीबा का चित्र देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखो, ये इसका केंद्रक होता है। ओके जी, ये इसका पादाब होता है। ये खाद्य कणिका होती है जिसे अंतर ग्रहण करते हैं, यानी कि अंदर ले जाते हैं। खाद्य धानियाँ होती हैं, इनसे फिर वो बढ़ता जाता है और ये बहिक्षेपित अपशिष्ट जब बाहर निकलता है। ये स्ट्रक्चर है किसका, अमीबा का। ठीक है, अब हमने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। ये प्रमुख शब्द आए हैं। ठीक है, चैप्टर में अवशोषण, अमीनो अम्ल सारे। अब मैं एक बार आपने क्या सीखा इसका एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। ओके जी, आहार नाले एवं श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप में मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसमें कौन कौन सी थी बेटा, बहुत सारी थी, नाम है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। पोषण क्या एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण और निष्कासन कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट है मन। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य में ही प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, यकृत द्वारा स्रावित पिता अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं शुद्धात भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी संगठकों का पाचन शुद्धात में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण वृद्धात में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज है। गाय, भैंस, हिरन जैसे घास वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं, ये पढ़ा था हमने अभी। और फिर लास्ट क्या, अमीबा में क्या बेटा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाब की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। ये सारा भी हमने पढ़ा है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तो आज हमने चैप्टर किया है क्लास 7th का साइंस का सेकंड, प्राणियों में पोषण। ओके, अब इससे नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर इसकी बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर क्या होंगे बेटा, मिल जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर करेंगे। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं सारे, ये सारे।
नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा रेशो से वस्त्र तक, यानी कि जो रेशो होते हैं उनसे वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, क्या प्रक्रिया है, तंतु वगैरह क्या होते हैं, ऊन क्या होती है, इन सब के बारे में क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।